हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एकेडमी। मैथ्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं 822 एनए का नेक्स्ट पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 4 के आल पार्ट्स को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, सबसे पहले इसमें जो था हमारा 4.2 सेंटीमीटर धातु का एक गोला था, है ना। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला था, कुछ इस तरह से 4.2 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एक गोला था। अब इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, कुछ इस तरह से। इस एक बेलन का निर्माण किया गया है, इस तरह से, कुछ इस तरह से एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन की त्रिज्या जो हमें दी है वो है 6 सेंटीमीटर। बेलन की जो त्रिज्या होगी, इसके आधार की जो त्रिज्या है वो होगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और आपको इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। ऊंचाई h मान ली हमने, इस बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, धातु हमारी जो है, जितनी धातु हमारी गोले में यूज हुई थी वही धातु हमारी बेलन में यूज हुई होगी, है ना। धातु हमारी हमेशा दोनों बराबर ही यूज हुई है। तो इसका मतलब है कि धातु का जो आयतन है, वो दोनों जगह सेम होगा। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन हमारा कैसा होगा, दोनों बराबर ही होंगे, है ना। क्योंकि वो धातु तो सेम है, जितनी धातु यहाँ लगी थी उतनी ही धातु यहाँ है। तो दोनों धातुओं का आयतन बराबर होगा। उनको अलग अलग डिजाइन कर दिया गया, उनका अलग अलग शेप दे दिया गया है। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन जो हमारा बना है, गोले को पिघलाकर जो नया बेलन बना है, इन दोनों का आयतन हमारा बराबर ही होगा। तो आइए देख लेते हैं कि लिख लेते हैं सबसे पहले माना। अब देखिए, एक गोला है, एक हमारा बेलन है, तो त्रिज्याएं दोनों की अलग अलग हैं। तो दोनों की त्रिज्याएं जो हमें दी हैं उसको मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से मान लेंगे। कैपिटल आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर गिवन है हमें, लेकिन हम इसका जो वेरिएबल है उसे हम मान लेंगे कि कैपिटल आर होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इसका हम देख लेंगे। इसको ये भी आर होता है, ये भी आर होता है। इसको एक को स्मॉल आर मान लेंगे, एक को कैपिटल आर मान लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तथा जो हमारा बेलन है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हमारी स्मॉल आर हो जाएगी, कितनी, 6 सेंटीमीटर। और जो ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, ऊंचाई को हम मान लेंगे h। ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। दो पैरामीटर्स हमें गिवन है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या गिवन है, और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए, जो गोले का आयतन होता है वो हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो इसमें ये तो पूरा पोर्शन 4/3 पाई जो हमारा कांस्टेंट है, और आर क्यूब वेरिएबल होता है, ये में दिया ही है। इसका हमारा काम कंप्लीट है। इसका बेलन का जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई कांस्टेंट है, आर हमें गिवन है ना, आर हमें गिवन है, ये 6 आर हमें गिवन है, एच निकालना है। तो लगभग चीजें हमें दी हैं और एक चीज हमें फाइंड आउट करनी है, एच। तो यहां से लिख लेंगे गोले का आयतन बराबर, मैं आपको बता चुका हूं क्यों होगा बराबर, क्योंकि धातु दोनों जगह एक बराबर यूज करी गई है, तो इसलिए दोनों का आयतन भी सेम होगा। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे इसे। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन मैं आपको बता चुका क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसकी त्रिज्या आर हमने कैपिटल आर मानी, तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और उसका है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, पाई और पाई आपके कांस्टेंट हैं, सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से बचेगा आपका 4/3 और आर क्यूब। आर क्यूब मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 4.2 3 टाइम्स, कुछ इस तरह से। स्मॉल आर की जो वैल्यू है 6 × 6 है, और एच हमें फाइंड आउट करना है। अब देख लेते हैं यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है। देखिए, 3 से काटिए, ये 3 बन जा 3, पॉइंट लग जाएगा, 3 4 जा 1.4, है ना। ये हो जाएगा 6 7 जा 42 होता है 0.7। यहाँ से भी 6 7 जा 42 होता है 0.7। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो h बराबर हमारा ऑलमोस्ट यहाँ से निकलेगा 4 × 1.4,
और 7 7 या 49 होता है, इसका मतलब 0.49 है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 दूनी 28, 14 तीन 14 जो कुछ 56, 5.6 इंटू 0.49। चलिए एक साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 और 49 की, 56 और 49 की मल्टीप्लाई साइड में देख लेते हैं कितना आएगा। तो 9 छाक 54, 5 हासिल, 9 पचे 45, 5 50 और 6 चौक 24, 50 और 24 74, 7 हासिल, 5 चौक 20 और 7 27, 2744 इसका हमारा आंसर निकलेगा, 2744। अब पॉइंट देख लेते हैं, 2 के बाद इसमें, 1 के बाद इसमें, 3 के बाद पॉइंट लगा देना है। यानी कि जो उसकी हाइट होगी, बने हुए बेलन की हाइट है, वो कुछ इस तरह से होगी हमारी, इतनी सेंटीमीटर है ना। जो बना हुआ बेलन है हमारा, उसकी जो हाइट है बच्चों, वो हाइट कितनी हो जाएगी, 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारा कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डिस्कस कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे आप उसे दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। फोर्थ का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें दिया है हमें समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर व मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। देखिए विविक्तिकर आपको पता है d होता है, d बराबर b² माइनस 4ac है ना। विविक्तिकर जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये विविक्तिकर निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ से विविक्तिकर फाइंड आउट कर लेंगे। और जो प्रकृति होती है, प्रकृति भी हमारे विविक्तिकर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा विविक्तिकर मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी आती है, तो हमारे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, उनकी प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और विविक्तिकर 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और अगर विविक्तिकर हमारा लेस देन 0 है, विविक्तिकर का जो मान है वो 0 से छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आएगा विविक्तिकर, वो तो यहाँ पे बट देखिए विविक्तिकर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव है ना। इसका क्या मतलब है कि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। इसका क्या मतलब है, जब हम विविक्तिकर फाइंड आउट करेंगे तो हमारी एक पॉजिटिव डिजिट आएगी है ना, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव में होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 0 आंसर मिलेगा है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आंसर में 0 मिलेगा। और यहाँ पे जो हमें मिलेगा बच्चों वो मिलेगा नेगेटिव है ना, यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा। जब नेगेटिव होगा तभी आपका नंबर जो है 0 से कैसा होगा, छोटा होगा। कैसे, जैसे आप देख लो नंबर लाइन से, जब नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी तो इधर आपके जितने लिखे होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, इधर आपके जितने लिखे होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। तो इस तरह से तो जो 0 के लेफ्ट साइड में लिखे होंगे सारे नेगेटिव, जो 0 से छोटे होंगे वो सब 0 उनसे बड़ा होगा, और जो 0 के राइट साइड में वो सारे पॉजिटिव होंगे, उनसे वो 0 से सब नंबर बड़े होंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसका d बराबर b² माइनस 4ac विविक्तिकर का फार्मूला हो गया। द्विघात समीकरण का ये सवाल है, तो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका जो समीकरण का मूल रूप होता है द्विघात समीकरण का। इससे कंपेयर करते थे है ना, से तुलना करने पर इससे हम क्या कर लेंगे, हमारा जो गिवन समीकरण है इससे हम तुलना कर लेंगे, से तुलना करने पर। ये पूरा फॉर्मेट है, इस तरह से कुछ डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को। अपने बोर्ड में आप ऐसे ही लगाइए, सब चीज़ दिखाइए बोर्ड में है ना। जब आप बोर्ड में क्वेश्चन को हल करें तो ये सारी चीज़ें आप उसमें दिखाइए और कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर निकलेगा 2। देखिए कंपेयर करते हैं, a बराबर 2, b बराबर -4, नंबर माइनस साइन के साथ है ना, b बराबर -4, और c बराबर आपका निकलेगा +3 है ना, प्लस का 3। देखिए c बराबर 3। ये तो हमने a b c की वैल्यूज फाइंड कर ली। यहाँ से हम d विविक्तिकर निकाल लेते हैं। d तो b² मतलब -4 का स्क्वायर, 4 × 2 × 3। देखिए 4, a का मान 2 और c का मान है 3, ठीक है। निकाल लेते हैं, 4 का वर्ग करके 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग आपका हमेशा आपको पता है पॉजिटिव हो जाता है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 4 दूनी 8 तियाँ 24 है ना, ये 24 हो जाएगा। तो कुछ नेगेटिव में हमें 8 मिलेगा है ना, नेगेटिव में 8 मिलेगा। किसमें मिलेगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव में 8 मिलेगा। तो d बराबर हो जाएगा हमारा -8। d बराबर कितना निकल आएगा, -8। और चूंकि ये नेगेटिव है तो कंडीशन हमारी कौन सी लगेगी, ये वाली थर्ड वाली।
इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, डी बराबर -8 तो हमें पता चल गया। और किसी को प्रकृति होगी, जो प्रकृति होगी वो क्या होगी बच्चों, कि दिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। समीकरण का कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। ये हमारी कुछ इस तरह से इसकी प्रकृति हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया है। एक बार आप देख लीजिए, समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो और कुछ अपनी जो क्वेरीज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका गा पार्ट में लिखा है कि कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई के आंकड़े दिए गए हैं। कक्षा 10 में 51 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाइयों के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े दिए हैं हमें कुछ इस तरह से, 140 से कम, फिर 145 से कम, 150 से कम, 150, 55 से कम, 60 से कम की फॉर्म में दिए हैं। तो कम की फॉर्म में शुरुआत होती है हमारी 140 से और 5-5 का गैप है। तो इसको हम कुछ इस वर्गंतराल में इस तरह से लिख लेंगे। ऊंचाइयों को हमने वर्गंतराल में लिख लिया है। और जो ऊंचाइयां हमें दी हैं वो दी हैं 4, 11, 29, 40, 46, 51। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इसका माध्यक निकालने का जो फार्मूला होता है, माध्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है, माध्यक निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कुछ इस तरह से, L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये हमारा कुछ माध्यक निकालने का फार्मूला होता है। इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता की। CF मतलब है हमारा संचयी बारंबारता, इसकी जरूरत पड़ती है। H का मतलब है वर्गंतराल में कितना गैप है, वो H। और L जो है वो हमारा जो संचयी बारंबारता की जो सीमा होती है उसकी निम्न सीमा हम लोग L लेते हैं, उसकी निम्न सीमा ले लेते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए ये आंकड़े जो हैं हमारे कुछ, ये देखिए क्रम से दिए हुए हैं। लड़कियों की जो संख्या है वो हमारी क्रम से दी हुई है, तो इसलिए हमारी संचयी बारंबारता यहाँ से बनी हुई है। ठीक है, ये क्रम से दी है तो संचयी बारंबारता हमारी जो CF है वो यही हो जाएगी, संचयी बारंबारता हमारी बिल्कुल डिजाइन की हुई है। यहाँ से हमें इसमें संचयी बारंबारता बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो बारंबारता की तो जरूरत पड़ेगी F की, बारंबारता मतलब कि F, इसकी तो जरूरत पड़ेगी हमें F की। बारंबारता निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। अब बारंबारता निकालने के लिए इसी संचयी बारंबारता से हमारी बारंबारता का निर्माण हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जो पहला नंबर लिखा है इसको एज इज इट जैसे लिखा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, जैसा नंबर लिखा है वैसे लिख देते हैं। अब बारी बारी से यहाँ से ही से हम इसमें से घटाते चलते हैं। देखिए 11 से 4 जाएगा तो 7, 29 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 18। ठीक है, 40 से 29 जाएगा तो 11। देखिए इस तरह से हम कुछ लिख लेंगे। यहाँ से घटा के 11 से 4 जाएगा, 4 तो ऐसे लिखा, फिर 11 से 4 गया 7, 29 से 11 गया 18, 40 से 29 गया 11, यहाँ 46 से 40 जाएगा तो 6, और 51 से हमारा जो 46 जाएगा वो बचेगा हमारा 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी बारंबारता का निर्माण कर लिया, बारंबारता हमने बना ली। अब देखिए इसमें जो n/2 है, n/2 जो n/2 पद दिया है ये क्या है, n/2 जो है संचयी बारंबारता का बिल्कुल लास्ट टर्म। ये जो संचयी बारंबारता बनी है उसका लास्ट टर्म n कहलाता है। तो n बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ से, n बराबर हो जाएगा कितना, चलिए यहीं पे सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, n बराबर हो जाएगा हमारा कितना 51। तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 51/2 मतलब 25/0.5। ठीक है, ये n/2 के वैल्यू निकल आएगी 25.5। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये 25.5 कहाँ पे लाई करेगा, है ना। ये 25.5 संचयी बारंबारता में कहाँ पे लाई करेगा, तो ये 25.5 कहीं ना कहीं 11 और 29 के बीच में लाई करेगा, 11 और 29 के बीच में। अब 11 और 29 के बीच में जो बड़ी सीमा है ना, जो बड़ी बारंबारता है, 11 तो छोटा है 29 बड़ा है, 11 और 29 के बीच में जो बड़ी संचयी बारंबारता है उसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल ये हम ले लेंगे, वर्ग अंतराल हम ले लेंगे। और इसकी जो निम्न सीमा है वो हमारा L कहलाएगा। देखिए 11 और 29 के बीच में हमारा लाई करेगा 25.5, 25.5 यानी 11 और 29 के बीच में आएगा। बड़ा है 29 के सामने वाले जो वर्ग अंतराल है
वो हमारा 145 से 150, इसकी निम्न सीमा जो है 145। तो L बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से, L बराबर जो हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 145, इसकी हम निम्न सीमा लेंगे, L बराबर 145। ठीक है। अब इसके जो जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर वाला जो हमारा होता है, जस्ट ऊपर वाला जो होता है वर्ग अंतराल, उसकी संचयी बारंबारता हमारी कहलाती है सी। क्या कहलाती है? इसकी संचयी बारंबारता हमारी कहलाती है सी। इसकी जो संचयी बारंबारता है वो हमारी कहलाएगी सी। ठीक है। तो सी एफ, मतलब सी एफ व सी वही एक ही बात है, सी एफ। तो यहाँ से हमारा जो सी एफ निकलेगा है वो निकल के आएगा 11, सी एफ निकल आएगा 11। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बचे हुए एफ की। तो एफ की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? एफ की वैल्यू निकालेंगे जो हमने सीमा ली थी, ठीक है, उसके सामने वाली, उसकी जो बारंबारता है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, उसकी बारंबारता, वो हमारी एफ हो जाएगी। यानी एफ बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से, एफ बराबर हो जाएगा 18। एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा आपका 18। ठीक है। कैसे निकालेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा इसका फार्मूला होता है माध्यक निकालने का, माध्यिका निकालने का फार्मूला है हमारा। इसमें जो n/2 है वो संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म, ठीक है, उसका आधा हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं जो संचयी बारंबारता का जो लास्ट टर्म n/2 आया वो कहाँ पे लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा। जो बड़ा टर्म है उसका वर्ग अंतराल ले लेंगे, उसकी जो निम्न सीमा है वो हमारा L हो जाएगा। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हमारी CF होती है, CF 11 हो जाएगी। और जो हमने वर्ग अंतराल लिया था उसकी बारंबारता हमारा F हो जाएगा, F 18 हो जाएगा। और जो H बचा है, H होगा हमारा, H क्या होगा? H होगा हमारा कि वर्ग अंतराल में कितने कितने का गैप है। देखिए कितने का गैप है? 5-5 का गैप है। तो H बराबर हमारा हो जाएगा 5। आई होप कि आपको सारे पैरामीटर्स कैसे निकालने हैं फार्मूले में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। पैरामीटर्स आपने निकालना, फाइंड आउट करना सीख लिया होगा। अब हम माध्यक के फार्मूले में इसकी वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ से माध्यक बराबर हम लिखेंगे माध्यक ऊंचाई, जो हम निकालेंगे उसका फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? L प्लस, वही फार्मूला, L प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। बिल्कुल रट लीजिए फार्मूले को। ठीक है। फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए सब कुछ। अब देखिए L की वैल्यू लगाते हैं 145 प्लस n/2 की वैल्यू हमने निकाली 25.5, CF की वैल्यू हमने 11 निकाली है, और F हमने देखिए निकाला यहाँ से 18, F की वैल्यू 18 लगा देते हैं, गुणे H हमारा है 5। ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए सबकी वैल्यूज मैंने फार्मूले में पुट कर दी है, यहाँ से आपको बता दिया मैंने। लिख लेते हैं 145 प्लस 25.5 से 11 घटा देंगे। देखिए 25 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा? 14, और 10.5 आपका बचेगा ही बचेगा, बटे 18 गुणे 5, ये 5। ठीक है। 5, 145 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 5 25, 2 हासिल, 14 5 70 और 2 72 बटे 18, 145 प्लस। अब यहाँ देखिए भाग कर लेते हैं, 18 एकम 18, 18 चौक 72। ठीक है। 18 चौक 72। अब 5 में भाग नहीं कर पाएंगे तो 0 बढ़ा के इसे 50 कर लेंगे। 50 में पढ़ा कितने पड़ जाएगा? 18 3 54 होता है। ठीक है। लगभग 3 टाइम्स पहुँच जाएगा, लगभग 3 टाइम्स, तो 4.03। तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 149, 45 और 4 49.03 सेंटीमीटर, है ना, ऊंचाई, माध्यक ऊंचाई। जो हमें माध्यक ऊंचाई निकालनी थी वो हमारी कुछ हो जाएगी इस तरह से 149.03 सेंटीमीटर। ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ये समांतर माध्यांक का क्वेश्चन निकल आता है, और इसकी जो माध्यक ऊंचाई है वो 149.03 सेंटीमीटर निकल के आती है। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ पे ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आज हमारा जो 822 NA का पार्ट 4, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, वो रचना का क्वेश्चन है, आपको ओरली समझा दे रहे हैं अभी। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद अभी समझा रहा हूँ आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है,
देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक छोटा व्रत है, ठीक है, और एक बड़ा व्रत है। एक छोटा व्रत है, एक बड़ा व्रत है। इनमें कंडीशन क्या है कि जो बड़ा व्रत है उसकी जीवा को, है ना, बड़े वाले व्रत की जीवा को छोटा वाला व्रत टच कर रहा है ना। बड़े वाले व्रत की जीवा को छोटा वाला व्रत जो है हमारा टच कर रहा है। मान लीजिए ये वाला व्रत हमारा ए है और ए वाला व्रत हमारा बी है, और ये हमारा केंद्र है व्रत का, है ना, ये हमारा व्रत का केंद्र है। तो जो व्रत ए है, व्रत ए की जीवा व्रत बी को टच कर रही है, कुछ इस तरह से टच कर रही है। आपको प्रूफ ये करना है कि जो इसके केंद्र से डाला गया लंब है ये इसका मध्य बिंदु होगा, है ना, ये मध्य बिंदु होगा। इसे मान लेते हैं कुछ P और Q यहां मान लेते हैं, R यहां मान लेते हैं, ठीक है, R यहां मान लेते हैं। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो Q है, ये Q है जो PQ का मध्य बिंदु होगा, है ना। ये जो Q है, ये जो Q बिंदु है ये PQ का मध्य बिंदु होगा। कहने का मतलब है व्रत ए की जीवा कौन है, PR। व्रत ए की जीवा PR है, उसको जो छोटा व्रत जहां पे टच कर रहा है वहां पे जो बिंदु है Q, वो व्रत की, बड़े वाले व्रत की जीवा का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है, या फिर हम यहाँ पे ये प्रूफ कर दें कि PQ बराबर PR। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ओरली कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आपने थ्योरम पढ़ी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को समद्विभाजित करता है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है ओरली प्रूफ हो जाता है कि यहाँ से जब जीवा, केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल देंगे ये, तो हमारा ये दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। मतलब कि PQ बराबर QR हो जाएगा। तो PR का मध्य बिंदु Q हो ही जाएगा। जिसे आप ओरली समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा 822 NA का पार्ट 4 था वो आज फिनिश होता है, और मिलेंगे आपसे हम पार्ट 5 में, फिफ्थ क्वेश्चन के साथ उसके ऑल पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल में हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं उनका रिवीजन करते रहिए, और अपने डाउटफुल क्वेश्चंस को आप कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए। जिसमें आप, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा हो उनको कमेंट करिए और क्वेश्चंस पूछिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का सलूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।